आप देख रहे हैं साइंस का निचोड़ सीरीज। इस सीरीज में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट को निचोड़ करके आपके सामने रख देंगे। आपको क्लास में ही सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। यकीन मानिए आपको यहीं पर सब कुछ याद करा दिया जाएगा। आज हम देखेंगे फिजिक्स में मोशन एंड फोर्स का पार्ट 2 और इस सीरीज के बाद आपको साइंस के क्वेश्चंस नहीं डराएंगे, ऐसा हम गारंटी लेते हैं। दोस्तों फिजिक्स में आज मोशन एंड फोर्स पार्ट 2 में हम देखेंगे आज सर्कुलर मोशन। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिएगा, जिससे हमें एक मनोबल, एक मोटिवेशन मिलेगी आप तक एक अच्छे से अच्छे कंटेंट, एक लेवल का कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए, जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से, एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति। अब सर्कुलर मोशन क्या है? इससे पहले हमने देखा था रेस्ट कंडीशन में कोई ऑब्जेक्ट कैसे है, या फिर रेस्ट में कैसे है, या फिर मोशन में कैसे है। तो अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वह लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, अगर समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है समय के साथ, तो इसका मतलब वह रेस्ट में है, वह विरामावस्था में है। लेकिन अगर समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, समय को देखते हुए, समय के रेस्पेक्ट में अगर अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसका मतलब वह मोशन में है। अब मोशन में हमने देखा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्टेंस, सब कुछ हमने इसके पहले देखा है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन भी देखा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे, इससे रिलेटेड सवाल भी करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, अगर आप थ्योरी देखते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे जरूर लगेंगे। दोस्तों सर्कुलर मोशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मोशन अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पर है तो लीनियर मोशन, अगर मोशन गोल 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 एक चक्कर लगाए सेंटर के सहारे, सेंटर के टुवार्ड्स, एक केंद्र के टुवार्ड्स, अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट गोल 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 घूम रहा हो, ठीक है, उसके पाथ पर, एक सर्कल के पाथ पर, एक वृत्त के पाथ पर, वृत्त के सरकमफ्रेंस, परिधि पर गोल 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 अगर घूम रहा है, तो वह कौन से मोशन में है? वह है आपका वृत्तीय गति या फिर सर्कुलर मोशन में। अब हमने देखा था लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोशन देखा, ठीक है। लीनियर मोशन में हमने क्या देखा? डिस्प्लेसमेंट देखा, वेलोसिटी देखा, एक्सेलरेशन देखा, सब कुछ देखा। तो क्या सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी नहीं होगा? क्या सर्कुलर मोशन में बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है? क्या सर्कुलर मोशन में बॉडी यहां से यहां नहीं आया? अगर यहां से यहां आया है तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया है, इसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया है। अगर इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर इसको हम देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या यहां पर वेलोसिटी नहीं होगा? अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो क्या यहां एक्सेलरेशन नहीं होगा? तो सब कुछ यहां पर भी होगा और डिटेल में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है सर्कुलर मोशन और इसके जो पैरामीटर्स है, इसके जो भी एस्पेक्ट्स है, फैक्टर्स है, सब कुछ हम लोग यहां पर समझने वाले हैं। तो देखिए, कहता है व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब कोई पिंड एक वृत्त में गति करता है, क्या है? गति करता है, तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। अच्छा, दूसरा आ गया यहां पर कि वृत्तीय गति तो ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? हमने देखा था यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति। अगर एक समान स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वह क्या होता था? यूनिफॉर्म मोशन होता था। तो उसी प्रकार से स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो। स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो। और एक समान स्पीड के साथ अगर वृत्त पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक समान चाल से अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी इस किसी वृत्त पर मूव कर रहा है, तो ये कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अगर स्पीड कांस्टेंट था, हमने पहले देखा था कि अगर स्पीड कांस्टेंट अगर हो गया भैया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, तो वहां पर क्या होता था? कांस्टेंट हो जाता था आपका एक्सेलरेशन भी। और इस प्रकार से हमने लीनियर वेलोसिटी में, लीनियर मोशन में हमने चीजों को देखा था। तो उसी प्रकार से हम यहां पर सर्कुलर मोशन में भी देखने वाले हैं सारी की सारी चीजों को। तो यहां से हमने क्या समझा? सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन। अच्छा, अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, किसी सर्कल के परिधि पर, किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर मूवमेंट कर रहा है, तो कभी इस पॉइंट से ये इस पॉइंट पर आया होगा, ठीक है, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा। मान लिया कि ये P1 पॉइंट पर था और P2 पॉइंट पर चला गया कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी। आपने सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जांपल्स अपने चारों ओर देखे होंगे। आप अभी जहां पर बैठे होंगे, ऊपर में फैन चल रहा होगा, सर्कुलर मोशन में है।
अगर आपका स्टैंड फैन है वो सर्कुलर मोशन में है, आप किसी रस्सी में किसी ऑब्जेक्ट को या फिर गोले को, गेंद को बांध करके चारों तरफ अगर घुमाते हैं रस्सी के सहारे, तो वो कौन सा मोशन में है? वो भी सर्कुलर मोशन में है। तो अगर कोई बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक सर्कल पे, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर चल रहा है, तो वो उसने क्या किया? वहां पर हमने देखा था लीनियर वेलोसिटी में, लीनियर मोशन में उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। उसी प्रकार से सर्कुलर मोशन में भी डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में हम उस डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम उसका नाम देते हैं। क्या देते हैं? उस डिस्प्लेसमेंट का नाम सर्कुलर मोशन में हम दे देते हैं कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर नाम आ रहा है तो इसका नाम इसे डेनोट किसे किया जाता है? थीटा से। थीटा से इसे डेनोट किया जाता है। अगर कोई बॉडी P1 पॉइंट पर था और P2 पॉइंट पर चला गया, तो ये कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ होगा, ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताता है। अगर कोई सर्कल है और सर्कल पर आप पूरे इसके सरकमफ्रेंस पर चल जाते हैं, तो आपने कितना एंगल कवर किया होगा? 360 डिग्री। इतना आपको बताने का जरूरत नहीं है। ये पूरा एक सर्कल जब मूव कर लेता है, एक रिवोल्यूशन जब मूव कर लेता है कोई भी बॉडी, तो वो कितना एंगल मूव कर लिया? 360 डिग्री, यानी कि वो एंगल मूवमेंट किया है। तो यहां से यहां तक ये गया होगा, तो कुछ ना कुछ एंगल इसने कवर किया होगा, और इसी एंगल को जब हम डिस्टेंस में टर्न कर देते हैं या फिर डिस्टेंस में जब देखते हैं, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया, ये सब हम यहां पर देख लेते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक कोण है, किसी भी बॉडी के मूवमेंट का एक कोण है सर्कुलर पाथ पर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसे डेनोट करते हैं थीटा से। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, ये सब कुछ देखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि यहां से यहां तक अगर कोई आदमी अपने हाथ में एक स्ट्रिंग ले लिया है, ठीक है, और स्ट्रिंग को चारों तरफ वो घुमा रहा है, तो क्या होगा? अगर ये इस जगह पर था, यहां गया, तो कुछ एंगल इसने कवर किया, यहां था, कुछ एंगल कवर किया होगा। तो हम देखते हैं कि अगर ये इस जगह से इस जगह पर आया, ठीक है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर इस जगह से इस जगह आया, अगर इसने एस डिस्टेंस कवर किया होगा, और सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। और अगर आप सर्कल के बारे में जानते होंगे, तो ये क्या होता है? एक आर्क होता है, एक चाप होता है, जो कि एक डिस्टेंस सर्कल के एक किसी पार्ट पर उसने कवर किया है। तो ये क्या हो गया? चाप हो गया। और थीटा इज इक्वल टू, आप लोग यहां पर समझ लीजिए, आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। थीटा इज इक्वल टू, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क बटे रेडियस। और ये आर्क अगर निकल जाएगा, तो आप कितना डिस्टेंस कवर किए हैं उस सर्कुलर पाथ पर, आपका निकल जाएगा। तो थीटा क्या हो गया? एंगल हो गया। और एंगल बराबर होता है आर्क बटे रेडियस, यानी कि चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो अगर आपको चाप निकालना है, अगर आपको एस यानी कि डिस्टेंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा? आर जो कि रेडियस है, और थीटा, तो रेडियस इंटू थीटा उसने कितना कवर किया है, अगर आप उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको चाप का वैल्यू निकल जाएगा। कितना डिस्टेंस इसने यहां से यहां तक कवर किया, ये आपका निकल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे अभी तक कि एस इज इक्वल टू क्या होता है? आर थीटा। अगर आपको थीटा निकालना है, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा? एस बटा आर। जहां पर एस क्या है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए, थीटा का जो फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू एस बटा आर। आर क्या है? रेडियस है सर्कुलर पाथ का। और एस क्या है? जितना डिस्टेंस इस बॉडी ने यहां से यहां तक आने में कवर किया है, एस उसी को कहते हैं। जितना दूरी किसी बॉडी ने सर्कल के सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट से, पॉइंट P1 से P2 तक आने में जितना कवर किया, वो उसका क्या हो गया? एस हो गया। एस डिस्टेंस कवर किया, और ये आर हो जाता है। तो यहां से हम कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर एस बटे आर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर एस बटे आर। ये क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाता है। और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आपसे पूछा जाए, तो एंगल है, क्या है एंगल का यूनिट? और एंगल का यूनिट हमने देखा था, ये प्लेन पर है, तो प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन या फिर डिग्री। रेडियन को हम डिग्री में चेंज कर सकते हैं, और डिग्री को रेडियन में, ऐसा हम मान सकते हैं कि आप इसको जानते होंगे, रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन। तो यूनिट क्या हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का?
रेडियन हो जाएगा। देखिए भैया इसका यूनिट तो होता है लेकिन हमने आपको बताया था कि डायमेंशन भी लिखने आना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कुछ डायमेंशन भी होता है क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कुछ डायमेंशन भी होता है क्या? एस भी डिस्टेंस है और रेडियस भी डिस्टेंस है और रेशियो हो गया तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो याद रखिएगा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है लेकिन यूनिट है, लेकिन इसका यूनिट है कितना? रेडियन है या फिर डिग्री। तो याद रखिएगा जिस किसी भी जो क्वांटिटी है डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस हो सकता है यूनिट लेकिन उसका यूनिट होगा, लेकिन उसका यूनिट होगा। किसी भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी का यूनिट हो सकता है लेकिन किसी भी यूनिट लेस क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं हो सकता। ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। अब जब हमने देख लिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो थीटा है, जो कोणीय विस्थापन है, जब हमने देख लिया कि कोणीय विस्थापन डी थीटा इसने कवर किया है, तो जो जब कोणीय विस्थापन हमने देखा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा, तो एंगुलर वेलोसिटी को भी देख लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी जैसे कि हम देखते थे लीनियर वेलोसिटी में, लीनियर मोशन में हमने देखा कि जब कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट करता है, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, मान लिया कोई बॉडी ds डिस्प्लेसमेंट कवर किया इस पॉइंट से यहां तक, तो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम क्या देखते थे? वेलोसिटी होता था। क्या होता था? लीनियर मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता था? वेग कहा जाता था, वेलोसिटी कहा जाता था। उसी प्रकार से सीधे सीधे उसी प्रकार से सर्कुलर मोशन में भी रेट ऑफ चेंज ऑफ, याद रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसी को कहा जा सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी होगा, कोणीय वेग होगा। ये सब आपको पता होगा। कोणीय वेग को हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। किससे? कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं और हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाय डी टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा? आपका ओमेगा हो जाएगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा भैया? ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग। सर्कुलर पाथ पर जब कोई बॉडी मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में है, तो वो कौन सा वेलोसिटी से चल रहा है? एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है। कौन से वेलोसिटी से? एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? तो उसने डिस्प्लेसमेंट कौन सा कवर किया है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा कवर किया है और डी थीटा बाय डी टी क्या होता है? ओमेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से हम क्या देख लिए? ओमेगा बराबर डी थीटा बाय डी टी टी। अभी हमने देखा था कि थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रेडियन और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो यूनिट यहां से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? तो रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। अच्छा, इसका डायमेंशन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका डायमेंशन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि देखिए एम के ऊपर कोई डायमेंशन होता है क्या? एम का कोई यहां पर घात है नहीं, जीरो है। एल का घात जीरो है लेकिन टी नीचे से ऊपर चला आएगा -1। तो याद रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन है m0 l0 t-1, ये सब डायमेंशन आपको मैंने लिखने के लिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ही सिखाया है। तो हमने क्या देखा? एंगुलर वेलोसिटी को देखा। अब जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो जब वेलोसिटी है, वेग है, तो क्या त्वरण नहीं होगा? अगर वेग में परिवर्तन की दर, हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाइक से चल रहे थे, तो क्या हो रहा था? 10 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, हर समय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते चले जा रहे थे। कहीं अपने बाइक को एक्सेलरेट नहीं किए, एक्सेलरेटर नहीं दिए, मतलब एक्सेलरेशन नहीं हुआ था, एक्सेलरेशन जीरो था, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जैसे ही कभी 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो कभी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वेग में हम क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। कभी 10 था, कभी 20 था, कभी 30 था, कभी फिर से 20 था। तो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है लीनियर मोशन में। तो भैया सर्कुलर मोशन में क्या नहीं होगा एंगुलर एक्सेलरेशन? तो जी हां, सर्कुलर मोशन में भी एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? तो यहां पर हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि कोणीय
कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। और कोणीय त्वरण को हम किस क्वांटिटी से डिनोट करते हैं? अल्फा से। याद रखिएगा, कोणीय त्वरण को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। कोणीय त्वरण को अल्फा से डिनोट किया जाता है। और कोणीय त्वरण का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? तो अभी देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा होता है। ये सारी की सारी चीजों को आपको याद रखना है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अगर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन होगा और ये क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बाय डी टी। अब इसके बारे में आप बता सकते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट हो जाएगा आपका इस प्रकार से, आप देख सकते हैं इसके यूनिट को कि भैया हमने अभी देखा था कि जो ओमेगा का यूनिट था, इसे हम क्या लिख सकते हैं? डी बाय डी टी। और ये ओमेगा को हम लिखते हैं डी थीटा बाय डी टी। क्या लिखेंगे? डी थीटा बाय डी टी। अगर इसे डी थीटा बाय डी टी लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, इसका जब हम यूनिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यूनिट? तो थीटा का यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। थीटा का यूनिट रेडियन होता है। और रेडियन पर सेकेंड होता है किसका यूनिट? तो एंगुलर वेलोसिटी का होता है। और इसमें जो क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है तो रेडियन पर सेकेंड, और नीचे सेकेंड है तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका हमें डायमेंशन लिखने के लिए कहा जाए तो m0 L0 t-2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से जो जाएगा, देखिए रेडियन का तो कोई डायमेंशन नहीं था, डायमेंशन लेस था, लेकिन सेकेंड का तो डायमेंशन होगा t-2, तो t-2 चला जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसका डायमेंशन याद रख लेंगे, m0 L0 t-2। यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड। और इसको हम क्या कह सकते हैं? अल्फा बराबर डी ओमेगा बाय डी टी। और इसे ये क्या हो गया? ये है आपका एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, यहां पर हमने एक पॉइंट को मिस किया है जिसे हम देख लेते हैं कि देखिए अभी हमने देखा था कि जो क्या बोलते हैं, ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या होता है? डी थीटा बाय डी टी। डी थीटा बाय डी टी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरे सर्कल पे इस पॉइंट से लेकर के एक पूरा मूवमेंट कर लेता है, एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगा लेता है, तो उसने कितना एंगल चला होगा? पूरा एंगल जो ये चला होगा, कितना टोटल एंगल चला होगा पूरे परिधि पर? 2 पाई, मतलब 360 डिग्री चला होगा। और जो टाइम लगता है एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं? उसका पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, और उसे टी से डिनोट किया जाता है, तो 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पर ये नॉमेरिकल्स पूछे जाएंगे, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रख लेने चाहिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अभी तो हमने देख लिया लीनियर वेलोसिटी, अभी हम देख लिए लीनियर वेलोसिटी यानी कि वी आर, और हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो क्या हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशन को भी निकाल सकते हैं क्या? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशन कुछ निकाला जा सकता है? तो जी हाँ, इसके तो लीनियर वेलोसिटी और जो एंगुलर वेलोसिटी है इसके बीच हम रिलेशन कैसे निकालेंगे? लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने देखा था कि जो s है, जो यहाँ पर सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, थीटा एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से वो मूव किया है, तो थीटा इज इक्वल टू हमने देखा था, थीटा इज इक्वल टू देखा हमने क्या? एस बाय आर। एस क्या है? जो यहाँ से इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया इस पॉइंट से यहाँ तक, तो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू, या फिर डिस्टेंस जो कवर किया, तो एस इज इक्वल टू क्या होगा? एस इज इक्वल टू हो जाएगा आर थीटा। एस इज इक्वल टू क्या होगा? आर थीटा होगा। तो हम जानते हैं एस इज इक्वल टू सर्कुलर मोशन में एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो अगर दोनों तरफ टाइम से डिफरेंशिएट कर दे डी एस बाय डी टी, और बराबर आर तो क्या है? ये तो रहेगा यूनिट, उसके बाद क्या बोलते हैं, कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी। आर कांस्टेंट है, रेडियस तो कभी चेंज होगा नहीं, किसी भी सर्कुलर पाथ पर आप मूव करेंगे एक मोशन में, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, या फिर इसके सेंटर के अराउंड, तो आर तो कांस्टेंट रहेगा। तो बताइए कि डी एस बाई डी टी ये क्या हो गया? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो क्या हो जाएगा? ये लीनियर वेलोसिटी है, और आर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और ये एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। तो क्या हो गया? लीनियर वेलोसिटी बराबर
इन आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो रिलेशन है इसको आपको याद रखना है, लीनियर वेलोसिटी बराबर आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी। याद रहेगा, लीनियर वेलोसिटी बराबर आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो हमने सब कुछ देख लिया, v बराबर आर ओमेगा। अच्छा, जब v बराबर ये लीनियर वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी है तो क्या लीनियर एक्सेलरेशन a बराबर r इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला नहीं हो जाएगा? क्या नहीं होगा? ये रिलेशन है आपका लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, और ये फॉर्मूला है आपका रिलेशन है किसके बीच? तो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का ये क्या है? रिलेशन है। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन का आप मतलब जो कंडीशन है उसको याद कीजिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता था कि स्पीड हमेशा कांस्टेंट होता था, स्पीड कांस्टेंट होता था। और अगर स्पीड कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? स्पीड कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि डी जो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या फिर स्पीड कांस्टेंट होगा या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जीरो, वहां पर क्या था? लीनियर एक्सेलरेशन जीरो था और स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट था, स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट था, तो यूनिफॉर्म मोशन था। उसी प्रकार से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात करें तो यहां पर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? वो कांस्टेंट हो जाए, वो जीरो हो जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो स्पीड क्या होना चाहिए? समान चाल से, समान एंगुलर वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा किसी सर्कुलर पाथ पर, याद समझिए बात को, कि किसी भी सर्कुलर पाथ पर समान एंगुलर वेलोसिटी के साथ या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग के साथ कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो वह कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यानी कि ओमेगा हो जाएगा आपका कांस्टेंट। अच्छा, ओमेगा जब कांस्टेंट होगा तो हम जानते हैं एंगुलर इस डायरेक्शन में जो एंगुलर एक्सेलरेशन लग रहा है वो क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। और किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। तो यहां से हमने क्या देखा कि एंगुलर एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया भैया। अच्छा, ओमेगा स्पीड कांस्टेंट हो गया। जब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो हम जानते हैं ए बराबर आर अल्फा, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है तो लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। लेकिन यहां पर जो सर्कुलर मोशन में, यहां पर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में जब चल रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो हमने क्या देखा कि एंगुलर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। हमने देखा एंगुलर एक्सेलरेशन वो जीरो, हमने देखा लीनियर एक्सेलरेशन वो भी जीरो। देखिए, ये सारे के सारे पॉइंट याद रखिएगा, बहुत डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो, अच्छा लीनियर एक्सेलरेशन जीरो, और जो यहां पर आप देख रहे हैं कि आपका ये जो क्या बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी वो भी कांस्टेंट है। लेकिन अगर यहां पर जो कोई भी सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी मूव करता है यहां से, तो ये आप जानते होंगे कि ये क्यों इस सेंटर को पकड़ के रखता है और इस लाइन पर ये मूव करते रहता है, ठीक है। इस लाइन पर ये मूव करते जाता है, ये लाइन को छोड़ता क्यों नहीं भैया? आखिर ये सेंटर में कोई चुंबकीय पदार्थ लगा हुआ है क्या, या ग्रेविटेशनल फोर्स ये इसे खींच रहा है जो कि इस लाइन को ये छोड़ ही नहीं रहा है? आखिर यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट था, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट था, ठीक है। हम देखें कि यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पर स्पीड भी घट बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, एक्सेलरेट ही नहीं रहा। लीनियर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। तो आखिर यहाँ पर कौन ऐसा है जो कि इस वेलोसिटी के मतलब इसे चेंज कर रहा है, इस वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, जो यहाँ पर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी काम कर रहा है, जो चेंज हो रहा है, ठीक है, जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हम जानते हैं वेलोसिटी जो है लीनियर वेलोसिटी, देखिए एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन जो यहां पर लीनियर वेलोसिटी v काम कर रहा है हर एक पॉइंट पर, आप जानते हैं कि जब हम गोल गोल घूम रहे हैं, एक समान गति से गोल गोल घूमा जा रहा है, तो बताइए कि भले स्पीड इसका कांस्टेंट हो जाए, भले स्पीड एक समान स्पीड से ये घूम रहा हो, भले इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाए, लेकिन हर एक पॉइंट पर ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है या नहीं? हर
हर एक पॉइंट पर ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है और ये डायरेक्शन कैसे चेंज कर रहा है? टेंजेंशियली, स्पर्श रेखा वाला डायरेक्शन इसका हर एक पॉइंट पर, इसे क्या कहते हैं? सर्कल का टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंशियली ये अपने हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। और आपको पता होगा कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है। स्पीड भले इसका कांस्टेंट हो जाए, लेकिन हर एक पॉइंट पर ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो यहां वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, स्पीड सेम है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। और अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेक्टर क्वांटिटी में चेंज आएगा, भले मैग्नीट्यूड चेंज है। अगर आपको दोनों, अगर इसे कांस्टेंट करना है तो आपको मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट करना होगा और इसके डायरेक्शन को भी कांस्टेंट करना होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर लीनियर यहां पर जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट नहीं है, अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। और अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो आप बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो यहां पर सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन काम करता है, सेंटर की ओर एक्सेलरेशन काम करता है। जिस एक्सेलरेशन, जिस त्वरण का नाम होता है रेडियल त्वरण, या फिर इसे कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्रीय त्वरण। केंद्र की ओर एक त्वरण, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, क्योंकि यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, लेकिन केंद्र जो है अपना काम यहां पर करने लगता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केंद्र जो है अपना काम इस प्रकार से करता है कि केंद्र अपनी ओर एक एक्सेलरेशन, केंद्र अपने ओर उस बॉडी को एक फोर्स से खींचता है, एक एक्सेलरेशन यहां पर जनरेट करवाता है, क्योंकि वेलोसिटी यहां पर चेंज हो रहा है। और इस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। तो हमने क्या देखा? यहां पर जो बॉडी है जब मूव कर रहा है इस तरह से v वेलोसिटी से, यहां वेलोसिटी से चेंज कर रहा है, यहां इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यहां इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो हर एक पॉइंट पर सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन लग रहा है, जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और केंद्र की ओर ये लग रहा है, इसीलिए इसका नाम है अभिकेंद्रीय त्वरण, केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण। और जब केंद्र की ओर एक त्वरण लगेगा तो इसका फॉर्मूला कि और अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या होता है? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम केवल दिशा परिवर्तन के लिए होता है। ये इस बॉडी के, ये इस बॉडी को, इस बॉडी जो यहां पर बॉडी मूव कर रहा है, इस बॉडी के केवल डायरेक्शन को ये एक्सेलरेशन चेंज करवा रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन ही तो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ही तो चेंज हो रहा है। और इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करवाने का उत्तरदायी या रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? तो सेंटर लेता है अपने ओर एक त्वरण लगा करके, जिस त्वरण का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्रीय त्वरण। तो याद रखिएगा, ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, केवल दिशा परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसका फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का v स्क्वायर, जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है, और बटे रेडियस v स्क्वायर बाय r। और हम जानते हैं कि v बराबर होता है आर ओमेगा। v बराबर क्या होता है? आर ओमेगा। तो AC बराबर हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, अब बटे नीचे आर है तो आर से आर कट जाएगा और हमारे पास एक फॉर्मूला और बन जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा, सारे के सारे फॉर्मूले को याद रखिएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया v स्क्वायर बाय आर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं आर ओमेगा स्क्वायर, जहां पर ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। अच्छा, अगर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, देखिए यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो गया, यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन जीरो हो गया, लेकिन अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाए, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मूव कर हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए यहां से, तो ये सेंटर अपने ओर इस बॉडी को खींचेगा नहीं, और वेलोसिटी का जो बॉडी का, जो ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन पर, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। और जब इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा और एक्सेलरेशन ये छोड़ देगा, मतलब ये एक्सेलरेशन जो यहां लग रहा था ये अगर नहीं लगेगा, तो ये क्या करेगा? ये वेलोसिटी का, ये बॉडी का, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। और जब डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो टेंजेंशियली ये क्या होगा? भाग जाएगा। टेंजेंशियली ये क्या होगा? भाग जाएगा। याद रखिएगा, टेंजेंशियली भाग जाएगा और सर्कुलर मोशन फिर नहीं हो पाएगा, सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अच्छा, जब यहां पर बात करते हैं सर्कुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की,
तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो क्या उसका मास नहीं होगा? क्या उसका मास नहीं होगा? तो अगर सेंटर की ओर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है तो हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। और मास अगर है उस ऑब्जेक्ट का तो मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यही फोर्स जो केंद्र की ओर, ये बल जो केंद्र की ओर सर्कुलर मोशन में, जब, या सुनिए एक बार, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो केंद्र की ओर लगने वाले उस बल को जो कि केंद्र अपनी ओर खींच रहा है उस ऑब्जेक्ट को, और इसके डायरेक्शन को ये चेंज कर रहा है हर एक पॉइंट पर, यही फोर्स है जो उत्तरदायी है इस बॉडी के, इस ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज करने को, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका हम फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं? तो हम जानते हैं F बराबर एम ए, और F सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा mv स्क्वायर आर, और इसका यूनिट न्यूटन तो आप लोग जानते ही हैं। अच्छा, ये तो हम लोगों ने देख लिया सेंट्रीपिटल फोर्स, वह फोर्स जो केंद्र की ओर, जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है, सर्कुलर मोशन में होता है, तो वहां पर केंद्र की ओर एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। याद रखिएगा, अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है। एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है, बताइए अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है या केंद्र से बाहर लगता है? तो केंद्र की ओर लगने वाला, केंद्र की ओर खिंचाने वाला एक बल, जिससे कि वह ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में नहीं भाग जाता। अगर फोर्स यहां पर, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हटा दिया जाए, जैसा कि अभी हमने देखा था, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर जीरो हो जाएगा तो ये बॉडी जो है इस पाथ पर नहीं चल करके टेंजेंशियली क्या होगा, भाग जाएगा, निकल जाएगा यहां से। ठीक है, निकल जाएगा। क्यों नहीं निकलेगा भैया? जब कोई फोर्स रहेगा ही नहीं सेंटर की ओर खींचने के लिए, तो ये क्या होगा, टेंजेंशियली ये भाग रहा था, ये टेंजेंशियली भाग जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के अलावे, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यह फोर्स सच्चा फोर्स नहीं है, यह फोर्स झूठा फोर्स है, यह फोर्स झूठा फोर्स है, एक रिएक्टिव फोर्स है। सच्चा साथी आपका अभिकेंद्रीय बल ही है, केंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। लेकिन आप जानते होंगे न्यूटन के थर्ड लॉ से, एवरी एक्शन हैज एक्शन एंड रिएक्शन, एवरी, मतलब ये तो आप लोग जानते ही होंगे, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो यहां पर ये जो फोर्स यहां पर लगा, सेंट्रीपिटल फोर्स केंद्र की ओर, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लग जाता है, एक झूठा फोर्स लग जाता है, जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर अपकेंद्रीय बल। इस बल को हम लोग इमेजिन करते हैं, या फिर यह बल एक रिएक्टिव फोर्स है, किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इस सर्कुलर पाथ पर चलना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इस सर्कुलर पाथ से भागना नहीं है, इसी सर्कुलर पाथ पर चलना है, तो ये दोनों बल, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आपस में बैलेंस में होना चाहिए, तब जाकर के ये सर्कुलर पाथ पर चल पाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में बराबर होता है, इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है और उसी के इक्वल होता है। बस इतना ही है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल होता है क्या, सर्कुलर मोशन के जो एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो आपने क्या मौत का कुआं देखा है? मौत का कुआं में कोई एक क्या होता है, जो चालक होता है, कार को चलाता है, बाइक को चलाता है, और मौत के कुएं में झिंग 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 इस तरह से क्या करता है, अपने कार बाइक को चलाता है। और ये कार बाइक जो है इस मौत के कुएं में किस प्रकार से चलता है? तो बस सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स होता है, एक बल होता है, अभिकेंद्रीय बल, जो केंद्र की ओर खींचे हुए रखते हैं इस कार को, और इसी के कारण से यह कार इस मौत के कुएं के दीवार पर चल पाता है। दूसरा यहां पर है सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल, कि प्लैनेट्स, जो ग्रह है, सूर्य के चारों ओर कैसे परिक्रमा लगाता है, कैसे सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर एक सर्कुलर मोशन में किस प्रकार से परिक्रमा कर रही है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, यानी कि केंद्र की ओर, यानी कि सूरज, एक फोर्स सूरज के केंद्र है, और उस केंद्र में एक फोर्स लगता है अभिकेंद्रीय बल, और उसी बल को वो खींचे रखता है और इस पाथ पर ये मूव करते रहता है। अगर वो फोर्स खत्म हो जाए, अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाए, तो प्लैनेट क्या होगा, टेंजेंशियली, मतलब टेंजेंशियली ये यहां से
अपने प्लैनेट अपने ऑर्बिट को छोड़ करके, अपने पाथ को, अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ करके निकल लेगा और हम लोग त्राहिमाम हो जाएंगे। तो यहाँ पर इतना बड़ा इसका मतलब महत्व है, इतना बड़ा सेंट्रीपिटल फोर्स का महत्व है, सर्कुलर मोशन का महत्व है, जिससे कि हम लोग भी बैठे हुए हैं आसानी से। वहीं पर कोई भी एटम होता है तो एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ नहीं होता है, बस ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक रिएक्शन है। जब जब केंद्र से बाहर की ओर एक फोर्स लगता है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो आपने कभी क्रीम सेपरेटर देखा होगा, जहां से क्या होता है, एक ऐसा मशीन जो कि दूध से मक्खन को बाहर निकालता है, दूध को यहां ये घुमाता है डुंग 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 डुंग, और यहां से मक्खन ये बाहर चला आता है, ठीक है। तो केंद्र से बाहर की ओर जो लगने वाला फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर काम करता है क्रीम सेपरेटर, जो कि मक्खन निकालने वाली मशीन होती है। दूसरा आप देखे होंगे वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़ा को यहां पर घुमाते हैं तो ये क्या करता है, सर्कुलर मोशन में घूमता है, और वॉशिंग जो कपड़े में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो केंद्र से बाहर की ओर भाग जाते हैं, और इस प्रकार से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर वॉशिंग मशीन काम करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, आप कुछ एग्जांपल्स ये भी देख सकते हैं कि जब कोई आदमी किसी एक हाथ में लेकर के कोई एक गोले को पकड़ा हुआ है और एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से इसे घुमा रहा है, तो इस आदमी के तरफ एक फोर्स काम कर रहा है, जिस कारण से कि यहां पर ये सर्कुलर मोशन में है। अगर ये जो फोर्स, एक सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं लगता, एक तनाव जिसको कहते हैं टेंशन रस्सी में, तो क्या होता है, ये सर्कुलर मोशन में काम नहीं करता। लेकिन ये टेंशन अगर और बढ़ते जाए, फोर्स बढ़ते जाए और टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाए और रस्सी टूट जाएगा, तो ये गोला कैसे भागेगा बताइए, सेंट्रीपिटल मतलब टेंजेंशियली भागेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई पंखा चलता है सर्कुलर मोशन में, ठीक है, जैसे फैन है, सर्कुलर मोशन में चल रहा है, और ये चलते जा रहा है, लेकिन अगर किसी प्रकार से ये मतलब टूट जाए, ठीक है, पंखा का जो ब्लेड है वो टूट जाए, तो क्या होगा, यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाएगा। तो बताइए कि ये जो ब्लेड है वो क्या डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, नहीं, ये क्या होगा, टेंजेंशियली भागेगा। मतलब पंखा के नीचे अगर कोई बैठा है वो तो बच जाएगा, लेकिन जो बगल में है वो क्या होगा, वो बेचारा चल देगा, निकल लेगा। तो ये सब कुछ सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स थे। सर्कुलर मोशन में हमने सब कुछ देख लिया, उसके एग्जाम्पल्स देखे हमने, उसके फॉर्मूलाज को देखा हमने, सब कुछ देखा, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन देखा, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन देखा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सब कुछ हमने देख लिया है। अब इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं छूटेंगे, जब हम करेंगे तो आप इसे देख सकते हैं। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।